व्यूअर्स, मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं खुरम शहजाद। प्रोग्राम सनत और तजारत में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आपको हम नित नए बिज़नेस के मौके और नित नई सनत और तजारत की जो चीज़ें हैं उनसे अवेयर करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम भी बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम यूथ के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ खुरम लेकर आने वाले हैं, उनके लिए जिनका ये सपना है या ये ड्रीम है कि वो यूरोप जाएं और वहाँ बिज़नेस करें। क्यों? बिल्कुल नौशीन, आपने सही कहा कि बिज़नेस जो है वो एक शहर या एक खित्ते में नहीं होता, वो समंदर पार भी किया जा सकता है। और उसमें असल जो बात होती है वो हमारे जो मुल्क के लॉज होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो वहाँ पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वहाँ पे ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है हम पाकिस्तानियों के लिए, तो वो हमारा फ़ख्र है। जैसे आज मैं तो आपको कौन उनको तक हमें रसाई देता है और कैसे व्यूअर्स जान पाएं कि आप ये देखें कि हमारा जो प्रोग्राम है सनत और तिजारत जी पाकिस्तान में, ये हम एक नया जो ट्रेंड ला रहे हैं कि जो पोटेंशियल हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज में है कि वो वहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं, वो वहाँ की सोशल एक्टिविटीज़ में भी इतना एक्टिव हैं, और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है। उनको ये मौके दे रहे हैं कि वो वहाँ पे आके बिजनेस करें, और ये उनको एक सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एज है कि हम इनसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। आज हम व्यूअर्स आपको अपने प्रोग्राम में एक गेस्ट से मुतारिफ करवाएंगे जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पिछले 12 साल से अपना बिजनेस यूके में कर रहे हैं, और उनकी ज़बानें भी हम उनकी जर्नी के हवाले से भी बात करेंगे। तो उनका नाम है सैयद रिजवान अली शाह साहब। रिजवान शाह साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे दावत देने का। थैंक सर, यू। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। सर, सबसे पहले तो व्यूवर्स को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया और आज जो आप स्टार इमिग्रेशन एडवाइज़र मतलब के तौर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखें, यूके या यूरोप जाना हर किसी का ड्रीम होता है कि हम बाहर जाएं, और मतलब वहाँ पर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंसान इब्तदाई आफरीनश से आप समझ लें कि माइग्रेशन चलती आ रही है। सही। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमिग्रेशन में सम टाइम करने में बेहतरी भी होती है। आप अगर देखें, बहुत से आप इमिग्रेंट्स देखें जिन्होंने जो यहाँ पर शायद नाकाम थे लेकिन वहाँ उन्होंने बहुत नाम कमाया। सही। तो इसी तरह, लेकिन जो लाइफ होती है एक ओवरसीज की बड़ी हार्ड लाइफ होती है कि वतन से आप दूर होते हैं, और नई लैंड होती है, वहाँ के आपके कल्चर का, वहाँ के तौर तरीकों का आपको पता नहीं होता है। सही। आप किस तरह से गए थे स्टडी? मैं शादी करके गया था। ठीक है, ये भी कोई शादी जी के जी जाते कोई स्टडी पे जाता जी है। जी, वो मैं थोड़ा सा आपके चैनल के हवाले से मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस करने के लिए वीज़ा कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं स्पाउस वीज़े पर गया, मतलब शादी के वीज़े पर गया हूँ। सही। इसी तरीके से स्टूडेंट वीज़े पर लोग जाते हैं, विजिट वीज़ा अलग चीज़ है, और उसके बाद बिजनेस वीज़ा वो एक अलग चीज़ है। और वर्क परमिट के बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद हम वर्क परमिट के बाद वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। सही। हाँ, ये मतलब उसमें लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। ये सर, हम आपसे अभी बिजनेस वीज़ा पर उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और जिससे पाकिस्तानी माशाल्लाह वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप खुद काम कर रहे हैं, उनको आप क्या गाइड करते हैं कि अगर उनका इंटरेस्ट वहाँ जाने का है तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें वो बिजनेस कर सकते हैं, जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके लिए उनको क्या करना होगा? पहले आप इस पे बात करें, फिर हम जाते हैं इमिग्रेशन पर। देखें, ये अपॉर्चुनिटी तो वहाँ बहुत सारी हैं, वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मसला ये है कि यहाँ पर लोग काम करते शर्माते हैं। वहाँ पर वो है कि आप कोई भी काम करना चाहें, अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलें, हमारे जो ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनके टैक्सी बेसिस हैं, सही। उनके बहुत सारे हर फील्ड में वो इन है। लेकिन शॉप्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं ग्रोसरी शॉप्स, जनरल स्टोर्स, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा अभी तो खैर आईटी का, हमारी यंग जनरेशन माशाल्लाह आईटी के शोबे में वहाँ बहुत डिमांड है, और कंप्यूटर में, इस तरह इन चीज़ों में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। असल मसला ये है कि जो मेरी एडवाइस है, अगर बिजनेस वीज़े आप जाना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
मसलन आप अगर किसी फील्ड में माहिर हैं तो तभी आप जाएं। अगर आपको मसलन पता कुछ नहीं है और आप बिजनेस वीजा लेके मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं कि जो बिजनेस वीजा लेके यहाँ से लाखों लगा के वहाँ पहुंचे हैं और फिर क्या हुआ है कि वो वहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सके हैं, बिजनेस फेल हो गया, नुकसान किया और वापस आ गए। ओहो, तो बिजनेस वीजा लेने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ जी, जी। प्रोटोकॉल्स होंगे, वो जी बताएं। जी देखें, जो असल में इमिग्रेशन जो है ना, ये कह लें कि हर टाइम में चेंज होती रहती है। ये पार्टी पॉलिसीज भी होती हैं और उसके अलावा जो आफ्टर एक इमिग्रेशन थी बिफोर ब्रेग्जिट और एक थी आफ्टर ब्रेग्जिट। कि बिफोर ब्रेग्जिट ये थी कि जब यूके और यूरोप इकट्ठे थे, ठीक है, एक यूनियन थी। लेकिन आफ्टर ब्रेग्जिट जो है वो चेंजेस, बहुत सारी चेंजिंग जो है ना उसमें आई हैं, क्योंकि उसमें यूके यूरोप से निकल गया है। यूके में अगर आप केस किसी कोर्ट में हार जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, वहां से भी हार जाते हैं, आप यूरोपियन कोर्ट में जाके तो वहां से इंसाफ ले सकते थे, यानी कि वो उसको पहले। लेकिन अभी वो, क्योंकि इनको सॉवरेनिटी चाहिए थी तो वो मिल गई है। अभी यूके जो है ना दूसरे मुल्कों के साथ ट्रीटी भी कर रहा है, दूसरे मुल्कों के साथ बिजनेस उनकी डील भी चल रही है। पहले वो थ्रू यूरोप होता था। ठीक है। तो आफ्टर ब्रेग्जिट जो बहुत सारी इन्होंने इसको इमिग्रेशन को पॉइंट बेस्ड सिस्टम बना दिया है। ठीक है, मसलन इंग्लिश लैंग्वेज के अलग पॉइंट हैं और इसी तरीके से हर चीज़ के पॉइंट्स हैं। अगर आप उनके पॉइंट्स को पूरा करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मसलन जो इन्वेस्टमेंट की जो उनकी है वो है कि 2 लाख पाउंड। अच्छा। जो अगर आपके पास 2 लाख पाउंड है तो मतलब आप उसने अपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें वो ये देखते हैं कि आप जब 2 लाख पाउंड से कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कम से कम यूके के 1-2 बंदों को वहाँ जॉब मिलेगी। सही सही। तो उसमें वो भी अपने लोगों को देखते हैं कि उसमें उनको क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर कई लोग मतलब आए मेरे पास, उन्होंने 2 लाख मतलब इन्वेस्टमेंट की, लेकिन सही गाइडेंस ना होने की वजह से यहाँ से वीज़ा तो ले लिया और 2.5 साल का या 3 साल का वीज़ा मिला उनको। क्योंकि 5 साल के बाद आप जब आप बिजनेस वीज़े पे जाते हैं तो 5 साल तक आप जो है ना ज़रा वो टैक्सेस वगैरह पे करते हैं और 5 साल के बाद आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। लेकिन उसमें आपको जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि बच्चे आपके वहाँ के स्कूलों में पढ़ सकते हैं, फैमिली को आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। और मसला ये है कि आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बिजनेस के बारे में जानते नहीं हैं और पहले 2-3 सालों में बिजनेस फेल हो गया तो वो जब वीज़ा आपका आधा टाइम अप्लाई करने का, यानी कि आपने एक्सटेंशन अब अप्लाई करनी है, उस टाइम अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होता है, आपका वीज़ा कर्टेल खत्म हो जाता है और आपको वापस आना पड़ता है। तो आपको वो जो 2 लाख पाउंड का वो भी लॉस आपको हो जाता है। वो तो हो गया लॉस, लेकिन साथ आपको वापसी भी आपकी हो गई। सही। कि आप अगर आपने रहना है तो वहाँ पर इलीगल हो जाएंगे तो वो ज़ाहिर है इलीगल लाइफ जो है बड़ी मुश्किल है वहाँ पर। तो ऐसे केसेस किस तरह आप डील करते हैं? कितने के केसेस आते हैं? अगर जैसे बिजनेस वीज़ा पे 100 लोग गए हैं तो कितने कामयाब हो पाते हैं, कितने नाकाम हो जाते हैं? असल में कामयाब वही होते हैं जिनको पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन सही होती है। मैंने बताया ना जैसे कि जो यहाँ एजेंट्स हैं वो लोगों को सही गाइड नहीं करते। मसलन अब वर्क परमिट मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं बस वर्क परमिट मिल गया तो बंदा बस वहाँ जाके जहाँ मर्जी काम करे। नहीं, ये बात नहीं है। आपको मसलन आपकी अगर कंपनी है तो आपकी कंपनी ने अगर वीज़ा मतलब उसके वीज़े पर आप गए हैं तो आप दूसरी किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब 5 साल तक आपने उसी कंपनी में काम करना है। तो ये चीज़ लोगों को पता नहीं होती है। कई केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं कि कंपनी जो थी वो चल रही थी पहले, बाद में बंद होगी। सही। अब वो बंदा जो है उसको वो वहाँ पर इलीगल हो गया। तो ऐसे कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी। तो उसके अलावा यहाँ से पहले, आज से काफ़ी अर्सा पहले स्टूडेंट वीज़े पे बहुत लोग गए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला था जो फेक कॉलेजेस का, लोगों को पता नहीं है। मतलब मेरी एडवाइस है अगर आपने मतलब स्टूडेंट वीज़े पे जाना है, आप गवर्नमेंट में जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाएँ। अगर कॉलेज में पहले चेक कर लें कि ये मतलब गवर्नमेंट से इसकी एफिलिएशन है या नहीं है। सही। क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि वहाँ पर बहुत से 2,500 करीब कॉलेज उन्होंने बंद किए हैं जो फेक थे। तो यहाँ से गवर्नमेंट की कोई ऐसी वेबसाइट भी आप बता दें कि जिसमें जाके वो उस लिस्ट को चेक कर लें जो उनके साथ एफिलिएशन। देखें, ये जो क्या कहते हैं यूके होम ऑफिस की वेबसाइट है, उस पर आप गूगल पे टाइप करें यूके होम ऑफिस तो वो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। तो उस पे सारी डिटेल्स जो है वो लिखी होती है, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपने। लेकिन यह है कि उसमें फुल इन्फॉर्मेशन आपको उस तरह शायद ना मिल सके, लेकिन उसके लिए आप किसी अच्छे एडवाइजर से या वकील से मशवरा करके जो वहाँ पर ऑलरेडी है कंसल्टेंट का होना बहुत जरूरी है। कहना चाह रहे हैं उसके बगैर आपका अप्लाई करने का भी कोई फायदा नहीं, जबकि आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी। ठीक है, इस सिलसिले को हम आगे चलाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहेंगे। खुरम, आप कुछ मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो आप पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं शाह साहब ये बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है स्टार इमिग्रेशन एडवाइजर्स, जी। तो आप अपनी सर्विसेज में क्या क्या ऑफर करते हैं? देखिए, हमारे जो इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसमें मैं शुरू करता हूँ विजिट वीज़े से। सही। विजिट वीज़ा है, उसमें वर्क परमिट है, स्पाउस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, फिर उसमें आप बिजनेस वीज़ा आ जाता है। मसलन असाइलम्स के केस होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जो जिनको यहाँ फियर या खतरा वो असाइलम करते हैं वहाँ पर, सही। तो असाइलम जो उसके केसेस होते हैं। उसके अलावा बेल, अगर कोई मसलन डिटेंशन में चला गया सही। है, इलीगल है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उनकी बेल करवानी, तो ये सारे काम है। फिर कोर्ट्स में भी हमारी जो कंपनी, मतलब अगर किसी का केस रिफ्यूज हो जाता है, मतलब वहाँ पर ये रिफ्यूज हो जाता है, फिर अपील होती है, सही। तो अपील में भी हम जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। सिर्फ ये पाकिस्तानी को सर्विसेज देते हैं या ओवरऑल? नहीं, ये ऑल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मसला यह है कि यूके जो है ना मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, सही। तो वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हमारे पास क्या है, चाइनीज भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, अफ्रीकन भी आते हैं, दुनिया के हर मुल्क के लोग। अच्छा, इसकी एक और वजह भी होगी कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें अप डाउन आते रहते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल जो दौर हमारे यहाँ पे चेंज होते हैं, तो क्या ऐसा वहाँ पे भी होता है या स्टेबल रहता है? वहाँ पर देखें, इकॉनमी जैसे 2008 में जो रिसेशन आया था उसने तो पूरी दुनिया को हिट किया था, जिससे रियल एस्टेट का बिजनेस जो था हिल गिराया गया था। यानी कि इस तरह के होते रहते हैं, मतलब आप एक स्टडी बिजनेस लेके चलते हैं तो इस तरीके से आप ऊपर, मतलब चैनल ऊपर जाते हैं। तो यहाँ जैसे प्रॉपर्टी में नहीं, वहाँ पर जैसे प्रॉपर्टी में यहाँ पर मसलन आज आपने ली है, मसलन मिसाल करें कि जी 1 लाख रुपए की चीज ली है तो करोड़ की हो जाएगी, वैसे वहाँ नहीं होता है। जैसे मतलब ये स्कैंडल, रिंग रोड का स्कैंडल भी चला था, जिसमें बहुत ये इस तरह की चीजें नहीं है वहाँ पर। यानी कि ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर, आर्टिफिशियल इकोनॉमी का कांसेप्ट वहाँ पे नहीं, वहाँ नहीं है। सही। तो उसमें ये है कि बिजनेस वो एस्टेब्लिश रहते हैं। हाँ, अभी कोरोना ने बहुत हिट किया बिजनेसेस को, बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई, लेकिन ये है कि यूके गवर्नमेंट ने जितनी मैं समझता हूँ हेल्प की है कोरोना वायरस के दिनों में, सही, दुनिया की किसी मुल्क ने नहीं की है। उन्होंने बिजनेसेस को मतलब ग्रांट्स दी हैं, उनको इजी लोन दिए हैं, और ताकि बिजनेस बंद ना हो, सर्वाइव कर सकें। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे पैदा हुए वो यूके नेशनल ही है, लेकिन वो फिर जब अपने मुल्क में वापस आना चाहते हैं और यहाँ पे आके दोबारा से अपने मुल्क में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ लॉज डिफरेंट नहीं हो जाते? देखें, जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है, देखें जो वतन से दूर होता है ना, वो उसमें वतन की मोहब्बत ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी $29 बिलियन जो इस साल का है कि रेमिटेंस जो है भेजी है उन्होंने वहाँ से, वैसे 20 बिलियन था, बढ़ के 29 बिलियन तक चला गया है। सही। आप मुझे बताएं कि अमेरिका जब 1 बिलियन या 2 बिलियन देता था तो उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल एयरपोर्ट से दिया जाता था कि उस तरह की इनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती। हालांकि अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो होटल बहुत बड़ी चेन है, इसका बेशुमार बिजनेस वहाँ पर हैं जो यहाँ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी का जो फीता है, जहाँ पर जो मसलन नहीं है, उनके कब्जे हो जाते हैं, बिजनेस पे कब्जे हो जाते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, जी हाँ, उनकी जायदादों में कब्जे हो जाते हैं। ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ फेस करते हैं, उनकी जायदादों। ये चीजें आप लोग हाईलाइट करते हैं ताकि यहाँ की गवर्नमेंट उसके लिए कोई स्टेप ले, ताकि हमें भी तो चाहिए इन्वेस्टमेंट की, हमारे मुल्क में भी तरक्की हो, हमारे मुल्क में भी बिजनेस आए, सरमायाकारी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। बिल्कुल। देखें, एक तो इजी मतलब बिजनेस के लिए उन्हें इजी प्रोसेस करना चाहिए। जैसे मसलन मैं मिसाल लेता हूँ, अगर आप यूके में कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो ये 5 मिनट काम है, अपने घर में इंटरनेट बैठ के 5 मिनट अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर लेंगे। वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होते हैं, आप कोई उसमें नहीं है कि आपकी अप्रोच है या नहीं है, अप्रोच वाला चक्कर नहीं है। ये जो आप लोग यहाँ पे नहीं लोगों को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते पाकिस्तान में, ताकि वो ओवरसीज जो लोग उस मुल्क की और इस मुल्क की दोनों की अच्छी से जानकारी रखते हैं, ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, क्योंकि बिजनेस तो यहाँ पे भी हो रहे हैं ना, और कामयाबी से लोग चला भी रहे हैं। चला रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं एडवाइस के लिए भी, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको अगर जमीन पे कब्जा छुड़ाना है उसका क्या तरीका है, जैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है या कहाँ उसके लिए अप्लाई करें।
और फिर लोगों को बताते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं पाकिस्तान में जहाँ आप जो है ना अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, वो तो हम करते हैं एडवाइस। लेकिन जिन लोगों के तल्ख, मैं आपको एक बताऊं, कुछ मैं दोस्तों को जानता हूँ जिनके तल्ख तजर्बात हुए हैं यहाँ पर, तो वो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि अब हमने पाकिस्तान वापस जाना ही नहीं है। लेकिन अगर उनको यहाँ पे कोई प्रॉपर गाइडेंस दे और प्रॉपर उनको थ्रू चैनल चीजें करवा दे, तो आई थिंक सो वो फिर इतने ज्यादा उनको देखें वो जो है ना, अगर बिजनेस यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। अभी जो गवर्नमेंट आई है ये काफी कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। ओवरसीज के बड़े, हाँ जी, ये क्योंकि इमरान खान साहब को जो मेरे ख्याल में ओवरसीज को वोट का हक देने जा रहे हैं जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि देखो दूसरा ये उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखें, आप उनको एक डुअल नेशनलिटी दी है। मसलन मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैंने यूके में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, अब मेरे पास मसलन मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं मतलब मेरे पास डुअल नेशनलिटी है, मैं ब्रिटिश भी हूँ, ठीक है, वहाँ की पार्लियामेंट मुझे कोई नहीं रोकती है कि आप डुअल नेशनलिटी रख के हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट हमें क्यों रोकती है। और दूसरा एक जो मिसकंसेप्शन, मैं कॉलम बहुत से साबित मेरे दोस्त भी हैं, मैं सुनता रहता हूँ उनको कि जी ये ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से जी ये फ्रॉड करके वहाँ चले जाएंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो जेन्युइन ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फ्रॉड करके नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हक हलाल की वहाँ पर मेहनत करके कमाई है। यहाँ पर बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने वहाँ के यहाँ बैठ के, आपके ब्यूरोक्रेसी में बैठ के वहाँ के उन्होंने नेशनलिटीज़ ली हुई हैं, ठीक है, तो वो लोग जो होते हैं वो फिर जब करते हैं तो वो कर जाते हैं। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने यहाँ बिजनेस करके फंस गए हैं उससे निकलने के तरीके बताते हैं उनको और जो अगर किसी के ज़मीन पे कब्जा हुआ है तो बहुत से लोग हैं, सही पूछें तो पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है कि जी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, कि यहाँ पर घर हो, यहाँ पर ज़मीनें हों, तो बेशुमार जाते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की, लेकिन वो लोग इजी टारगेट होते हैं कब्जा ग्रुपों के। तो इस बारे में मैं सोचता हूँ कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब देखें कि इन्होंने जब इलेक्शन में अपनी चलाई तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वो कहते हैं दामे दरमे सुखने उन्होंने हेल्प की इनकी। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर किया जाए और जो ओवरसीज जो कमीशन है उसको बेहतर किया जाए, जो हमारी वजारत है ओवरसीज की, वो कुछ नहीं करती है। अगर उसमें, ताकि वहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए लोगों को गाइडेंस देने का, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताया जाएगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, वो इदारा होना जो उनकी हेल्प करे। शाह साहब, एक और भी चीज़ है कि इस गवर्नमेंट में बहुत सारे लॉज भी ओवरसीज के हवाले से उनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसके हवाले से भी एक लॉ बनाया है कि वो अनबेलेबल ऑफेंस है, उसके ऊपर उसकी कोई बेल नहीं है। ये भी ओवरसीज़ के लिए है और ओवरसीज़ के लिए अलग-अलग कमिश्नर्स भी बनाए गए हैं और वफाकी मोहतसब में एक अलग से एक कमिश्नर भी बनाया गया है और वो जज भी बनाया गया है जो कि डायरेक्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कोई भी इश्यूज़ हैं वो उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फेडरल के डिपार्टमेंट्स में जो है वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये वफाकी मुतसब में ये चीज़ हो रही है। स्पीडी कोर्ट्स में क्योंकि वहाँ इंटरव्यू करता रहता हूँ, जैसे राजा फरूक अदर साहब एक दफा आए थे, उनसे मैंने यही बात की थी। आज़ाद कश्मीर के बहुत से लोग हमारे मीरपुर रियाल के यहाँ पर हैं, तो वो लोग मुझे कहते थे यार कि आप बात करें। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया वहाँ पर ब्रेडफोर्ड में, उनसे इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि आप स्पीडी कोर्ट्स जो है ना वो कुछ कोशिश करेंगे जो 6 मंथ या 1 ईयर के दौरान उनके ओवरसीज के फैसले कर सकें। क्योंकि देखें मसलन आज मेरा केस है, मैं यहाँ पर ठहर नहीं सकता हूँ केस लड़ने के लिए। रिजवान साहब, जो हमारा नौजवान तबका है जिसको हम यूथ कहते हैं, जी जी, तो उसका तो एक ख्वाब होता है कि जी यूके जाना है, बाहर जाना है, वो सबने सोचा ही होता है। और मोस्टली जो है यहाँ पे हम स्टूडेंट वीज़ा के ज़रिए जाते हैं। सो वो अगर स्टूडेंट वीज़ा के ज़रिए जा रहे हैं तो उनको बिजनेसमैन बनने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और वो क्या प्रोसेस है? देखें स्टूडेंट वीज़ा पे जब लोग गए, मैंने बताया ना शुरू में, जब बोगस कॉलेजेस के थ्रू या एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा भेजे हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर स्टूडेंट गए हैं, तो फिर क्या हुआ, एक कॉलेज बंद हुआ, दूसरे में गए, दूसरे तीसरे में गए, उनके बहुत नुकसान भी हुए हैं। लेकिन उस टाइम पहले, जो ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, एक PSW होता था कि स्टूडेंट जो है वो मसलन 2 साल का उसको वर्क अलाउ होता था, उसके बाद तो उसमें वो काम कर सकता था। फिर खैर जब ये फ्रॉड जो हुए बहुत सारे, तो फिर उन्होंने उसको बंद कर दिया। हाईली स्किल्ड वीज़ा था एक, कि जो भी लोग हाईली स्किल्ड हैं वो वहाँ पर जो है ना अपना आपको जॉब मिलती है तब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का जो है ना उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि एक तो अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें, ठीक है, उसमें एडमिशन लें और अपनी डिग्री वहाँ पर कंप्लीट करें। ये एक इशू में बताऊँ, मैं हज़ारों स्टूडेंट वहाँ गए हैं जो मैंने देखे हैं, जो मैं बता सकता हूँ कि जिनका कोई जो है ना वो इंटेंशन नहीं होती कि हमने डिग्री कंप्लीट करनी है, सही, ठीक है,
जब आप डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप अभी यहाँ ये एक स्टूडेंट यहाँ से गया है, अगर वहाँ की वो डिग्री कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वो वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकता है और आगे उसको फिर वीजा मिल सकता है उस ये बेस वर्क पर। वीजा भी तो मिलते हैं मास्टर्स की डिग्री के साथ, आई थिंक सो। जी जी, वो वही ना, वो हाईली स्किल्ड वीजे होते हैं, वर्क वीजा होता है, वो ले सकते हैं आप। अगर आपने मसलन डिग्री की है और आप को कंपनी को जॉब दे देती है, तो आप आगे जो है ना वो सेटल हो सकते हैं। फिर कितना अर्सा एक्सपीरियंस चाहिए अपना बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, जॉब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? डिग्री के बाद डिग्री के वजह से वो जॉब करता है और वो experience get करता है। देखें, डिग्री के बाद जो है ना वो स्ट्रेट वे आप बिजनेस तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जॉब कर सकते हैं आप। तो जॉब करने के बाद जब आप 5 साल वहाँ पर आपको हो जाएंगे, यानी आपका वीजा एक्सटेंड होता रहता है, 5 साल के बाद फिर आप क्या होगा कि इंडेफिनेट स्टे अप्लाई होती है। सही जब इंडेफिनेट मिल जाती है कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसके बाद फिर आप उसके 1 साल बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो जब नेशनलिटी आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो फिर आप वहाँ के शहरी बन जाते हैं। वहाँ बड़ा इजी प्रोसेस है। हालांकि आप देख लें कि बहुत सारे हमारे अरब कंट्री, वहाँ पर लोग 100 साल रहते हैं, उनको नेशनलिटी देते हैं, लेकिन वहाँ पर यह है कि 5 साल अगर आप रहें, काम करें, अगर वहाँ वर्क करें, बिजनेस करें, या आप शादी करके गए हैं, तो इन तीनों सूरतों में आपको वहाँ पर पक्की स्टे मिल जाती है। तो ये चीज़ है। स्टूडेंट्स का मैं स्पेशली कहूँगा कि वो यहाँ से अप्लाई करने से पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देख लें कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अपनी डिग्री जरूर कंप्लीट करें। सही। जैसे यहाँ से लोगों को तड़पते देखा है वहाँ यूके जाने के लिए, और वहाँ मेरे पास लोग आए हैं रोते हुए वापस पाकिस्तान भेज दो। मतलब मैंने वहाँ अपने वतन में रोते, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो 20-20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए वहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे उनके यहाँ जवान हो गए हैं, वो वहाँ पर मतलब छुप छुपा के मजदूरियाँ कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मेरे पास सही। बड़ी हार्ड लाइफ है। मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉपर वीजा नहीं है ना, या आप वहाँ पर एक इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आपकी लाइफ बहुत हार्ड है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, अब यहाँ के बच्चे जो है ना, हम लोग पालते हैं, बड़े नाज और नाम में उनको पले होते हैं वालिदैन उनको, तो वहाँ थोड़े मतलब हार्ड लाइफ है। तो वो किसी रेस्टोरेंट में गया जॉब करने के लिए, कहता है शाम 5 बजे उसने स्टार्ट किया, सुबह 5 बजे तक उसने 12 घंटे काम किया, उसको उन्होंने 20 पाउंड लिए। सुबह मेरे पास आया तो रो रहा था, ज़ारों कतार रो रहा था, कहता है मुझे वापस भेज दें। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जी कि मैं मतलब बर्तन धो दो मेरा लक टूट गया है, और मैं जो है ना शाम 5 से लेकर सुबह 5 बजे तक मुझसे काम करा, मुझे 20 पाउंड, मुझे तो यहाँ नहीं। मैंने कहा ये तो यहाँ तो जिंदगी मुश्किल लाइफ है। तो वो खैर वापस आ गया। लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं कि वो जब वहाँ से जो आपने सुहाने खाब वो समझते हैं कि पैसे जो पेड़ों के साथ होते हैं वहाँ पर। तो लेकिन वहाँ पर ये है कि आपको जब लेबर जॉब करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, जब लोग टैक्सी, वहाँ जो लोग हमारे भाई टैक्सी चलाते हैं, वो एक बड़ी मुश्किल लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है जब वीकेंड को ड्रंक होते हैं लोग पी पिला के, तो वो फिर उनको मारते भी हैं बेचारों को, पैसे भी छीन के ले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं। मतलब इजी लाइफ नहीं है जो बहुत टफ है। यानी कि आज वो हकीकत जो यहाँ पे हमें कोई भी नहीं बताता, और यहाँ पे सिर्फ एक ख्वाब हम सुनते आए हैं कि बाहर जो है बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है, लेकिन ये उसकी असल हकीकत आज सर इन द एंड प्रोग्राम के हम चाहेंगे कि आपकी पीस ऑफ एडवाइस फॉर द यूथ हमारे चैनल। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल का कि आज उन्होंने मौका दिया है कि मैं अपने पाकिस्तानी यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हुनर सीखें। देखें यहाँ पर बहुत से नौजवान, मतलब मैं वहाँ पर ये काम करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं जो हमारे नौजवान हैं, उनका वीज़ा, लेकिन जब उनको यहाँ पर हम देखते हैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। आज की दुनिया में अगर आपके पास स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, हुनर सीखें, कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं आप डिग्री लें, आपके पास कोई, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आपके पास कोई भी स्किल है, तो आप शेफ़ हैं अगर, तो पूरी दुनिया में आप कामयाब हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर धक्के ही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप हुनर सीखें, और यहाँ पर अगर यहाँ पर आप काम नहीं करेंगे तो ये आप मत एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पर आप काम कर लेंगे। यहाँ आपने हार्डशिप देखी होगी कि वहाँ की हार्डशिप को आप जो है वो आसानी से टैकल कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना जो है वो कीमती वक्त भी दिया, कीमती नॉलेज और एक्सपर्टीज़ भी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। व्यूवर्स, इससे पहले कि प्रोग्राम को एंड करें तो सर की बहुत अच्छी बात है कि जो है सिर्फ ख्वाब लेकर ना जाएं, अपने साथ स्किल सेट लेकर जाएं ताकि आप वहां पर कामयाब हों और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।